नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ए के अरुण और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो देश का स्वास्थ्य मेरे साथ। दोस्तों, पिछले कई महीनों से मैं ये वीडियो आपके सामने ला रहा हूं और मेरी कोशिश है कि जन स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं को जो आपके जीवन से जुड़ा है आपके सामने उन सारे सवालों को लाऊं। निश्चित रूप से वो आपके जीवन से तो जुड़ा है ही, लेकिन देश के सभी लोगों के जीवन से जुड़ा है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि ऐसे वीडियो हम एक जन स्वास्थ्य चेतना की दृष्टि से आप सबके सामने लेकर आएं। जाहिर है, पिछले कई महीनों से कोरोना संक्रमण की बात चल रही है और कोरोना संक्रमण के कई पहलू उभर के सामने आ रहे हैं और उन पहलुओं पर मैं अलग अलग तरीके से ढेर सारी वैज्ञानिक जानकारियां लेकर आपके सामने मुखातिब भी होता रहा हूं। आज मैं एक अलग जानकारी के साथ हूं और वो जानकारी थोड़ी सी संदेह भी पैदा करती है, थोड़ा डर भी भर देती है लोगों के जहन में। लेकिन यकीन मानिए कि एक आम आदमी का जो जीवन है उसमें आशंकाएं बहुत हैं, उसमें बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन बहुत सारी तथ्यात्मक जानकारी उन तक ठीक से नहीं पहुंच पाती। उसकी वजह कई सारी हैं। एक तो जो सरकारी संस्थाएं हैं जिनकी ये जिम्मेवारी है खास करके मास मीडिया को एजुकेट करने की, एक तो वो अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा पा रही। सरकार के पास जो तंत्र है वो व्यस्त है, इस महामारी के बहुत सारे पहलू हैं, उन पहलुओं को डील करने में लगा हुआ है। रिसर्च की संस्थाएं जानकारियां जोड़ने में लगी हुई हैं। सूचना और प्रसारण का जो महकमा सरकार या गैर सरकार के स्तर पर यानी कि निजी स्तर पर जिसको कि आप कह सकते हैं आपका सूचना तंत्र, वो अपने अपने तरीके से इस पूरे मौके को भुना रहा है। तो किसी भी तरह से हम तक सही जानकारी नहीं पहुंच पा रही और उसकी वजह से लोगों में बहुत दहशत है। कहते हैं कि कोरोना संक्रमण का दूसरा वेव आने वाला है या कुछ लोग कह रहे हैं कि वो चल भी रहा है। आप देखिए ना, दिल्ली में ही कोरोना संक्रमण के मामले काफ़ी नियंत्रित हो गए थे। निश्चित रूप से मृत्यु दर काफ़ी घट गई थी। मामले भी जो कोरोना संक्रमण के मामले हैं उनकी भी रफ्तार काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखा यह जा रहा है कि कोरोना संक्रमण से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि सरकार ने निःशुल्क जांच की और पर्याप्त व्यवस्था जब से की है तब से भी कोरोना संक्रमण के मामले दिल्ली में ज़्यादा देखे जा रहे हैं। लेकिन सरकार का दावा है कि ये सब मामले नियंत्रण में हैं, सबका ठीक ठीक इलाज हो रहा है और कुछ अपवाद को छोड़कर काफ़ी लोगों को कोरोना संक्रमण के जटिलताओं से बचाया जा रहा है। लेकिन आज जो मैं बात आपसे करना चाहता हूँ वो बात कोरोना संक्रमण की जटिलताओं की है। यानी कि नई जो जानकारियां हैं, जो नए अध्ययन हैं, वो ये बता रहे हैं कि कोरोना संक्रमण से ठीक हो जाने के बाद भी लगभग 80% लोगों के फेफड़े खराब हो रहे हैं। अब ये अध्ययन बहुत मुखर रूप से तो अभी सामने नहीं आ पाया है, लेकिन अखबारों में इसकी चर्चा है। वुहान से, चीन के वुहान से ये खबर आई है। वहाँ तो 90% का आंकड़ा बताया जा रहा है। एक अध्ययन किया गया था 100 मरीजों पर, उनमें से 90 लोग ऐसे पाए गए जो कोरोना संक्रमण से उबर चुके थे और कुछ महीनों में यानी कि 2-3 महीनों में उनमें उनके फेफड़े में खराबी देखी गई। ऐसे ही बहुत सारे मामले हैं जो सामने आ रहे हैं और उससे एक चिकित्सक होने के नाते, एक वैज्ञानिक होने के नाते मेरी चिंता बढ़ गई है और मैं आप लोगों से वही चिंताएं साझा कर रहा हूं। उसका उद्देश्य बहुत साफ है कि इस तरह की चिंताओं को हम डरने के लिए आप तक नहीं पहुंचा रहे कि आप डर जाएं, आप परेशान हो जाएं, आपके अंदर दहशत भर जाए, बल्कि इस तरह की सूचनाओं के पीछे, इस तरह की सूचनाओं को आपसे शेयर करने के पीछे मेरी मंशा बहुत साफ है कि हम सतर्क रहें, सजग हो जाएं और आने वाली चुनौतियों का हम एक बेहतर जवाब ढूंढ सकें, हम एक उसका बेहतर समाधान ढूंढ सकें और हम उससे ठीक से मुकाबला कर सकें। जो नई जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि शुरू में हालांकि कोरोना संक्रमण के ही मामले पर बहुत विवाद हो गया था। वैसे तो कहते हैं कि अक्टूबर में ही इसकी जानकारी मिल गई थी अमेरिका को, लेकिन अमेरिका ने इसको शेयर नहीं किया था। बाद में अमेरिका ने ये आरोप विश्व स्वास्थ्य संगठन पर लगाया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ठीक से जानकारी नहीं दी।
तो इस तरह से चीन, अमेरिका और WHO के बीच ये वाक युद्ध चलता रहा, लेकिन उससे कोई बात उभर के मतलब कोई समाधान या कोई एक निष्कर्ष रूप से कोई बात उभर के सामने नहीं आ पाई और हम इसी दुविधा में रहे और बीमारियों का मुकाबला करते रहे। लेकिन दोस्तों, जो अभी नई जानकारी आ रही है चीन से, वो ये जानकारी है कि जो मैंने आपसे बताया कि 90% लोग जो कोरोना संक्रमण के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं, यानी कि जिनका उपचार सफलतापूर्वक हो चुका है और वो नेगेटिव होकर घर जा चुके हैं, उनमें से 90% लोग फिर से उनको अस्पताल में दाखिल किया जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि उनके फेफड़े खराब हो रहे हैं, उनके फेफड़े में वेंटिलेशन और गैस एक्सचेंज की जो सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। इनमें से कई मरीजों को ठीक होने के 2-3 महीने बाद भी नियमित ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। ये भी देखा गया है कि जिनके शरीर में कोरोना वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडीज़ बन गई थी, वो भी ख़त्म हो गई है। तो ये जो एक नए किस्म की चुनौती है वो काफ़ी चिंता पैदा कर रही है और इससे वैज्ञानिक बहुत परेशान हैं। ऐसे कुछ अध्ययन आए हैं, मैं उन अध्ययनों का जिक्र आपके सामने इसलिए कर देता हूं कि हमारे कई ऐसे दर्शक हैं, श्रोता हैं जो रिसर्चर हैं और वो हमारे इस वीडियो से अपने रिसर्च के लिए भी कुछ मसाला ढूंढ लेते हैं। तो मैं वो रेफरेंस आपके सामने इसलिए भी रख देता हूं कि आप सामान्य व्यक्ति हों या रिसर्चर हों, आप इस जानकारी का एक मुकम्मल उपयोग कर सकें, उसका एक शोधपूर्ण काम में इस्तेमाल भी कर सकें। अभी जो जानकारी आ रही है उसमें ये कि कोविड-19 से संक्रमित लोगों का जो इलाज है वो प्राथमिक रूप से निजी स्तर पर अगर आप देखें तो निजी अस्पतालों में 10 से 15 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। मतलब एक तरह से निजी अस्पताल इसको एक धंधे के रूप में देख रहा है, लेकिन इतने रुपए खर्च करने के बाद भी जब मरीज अपने घर जाता है तो 2-3 महीने में फिर से उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और ऐसी ही कई परेशानियां खड़ी होती है। फिर वो जब अस्पताल जाता है तो पता चलता है कि वो COPD का मरीज हो गया, यानी कि उसके फेफड़े में संक्रमण दूसरे रूप से परेशान करने लगा, सांस लेने की क्षमता घट गई है, उसको दम घुटने लगा है या उसको चलने में दिक्कत होने लगी है। तो इस तरह की दिक्कतों से मेडिकल साइंस के सामने तो एक नए किस्म के सवाल खड़े हो ही गए हैं, लेकिन जो आम आदमी है जो किसी तरह से महसूस ये करता है कि हम कोरोना संक्रमण से बच के निकल के आ गए हैं, वो एक तरह से अपने आप को ट्रैप्ड महसूस करता है। उसको ये लगता है कि शायद आगे भी उसकी ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी। शोध JMA कार्डियोलॉजी जर्नल में 27 जुलाई 2020 को प्रकाशित हुआ है। ये जर्नल बहुत चर्चित जर्नल है अमेरिका का और ऐसे ही इस पूरे शोध का नेतृत्व जानी मानी वैज्ञानिक, खास करके अमेरिकन वैज्ञानिक हैं, वैलेंटीना पुंटमैन, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था और उनका कहना है कि हमें ये ध्यान देना होगा कि जो कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं लोग, उनको बार बार उनकी जांच करनी होगी, उनके फेफड़े की जांच करनी होगी, उनके हृदय की जांच करनी होगी और कुछ मामले में तो उनके मस्तिष्क की जांच करनी होगी। ऐसा इसलिए कि अगर हम उनके फेफड़े ठीक से काम नहीं करें तो उसकी वजह से हृदय को प्रॉपर जो रक्त का जो संचार होता है, खून का जो प्रवाह होता है वो नहीं मिल पाएगा और अगर हृदय से प्रॉपर खून का प्रवाह नहीं हुआ तो मस्तिष्क को भी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे सारी ये जो अध्ययन है वो इस चिंता को बढ़ा देता है और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा टास्क भी छोड़ के जा रहा है कि कोरोना से ठीक हो चुके लोग या कोरोना से बचकर घर आ चुके लोगों को फिर से निगरानी में रखना होगा, उनकी फिर से जांच करते रहनी होगी। संभवतः पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा सा इसका जिक्र जरूर किया था कि दिल्ली सरकार ने शायद इस खतरे को भांप लिया है। मुझे लगता है पूरे देश में दिल्ली सरकार शायद पहली सरकार है जो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन जी, इन लोगों ने एक दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाते हुए एक बड़ा फैसला लिया है और कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके लोगों में जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं उसके लिए एक अलग से अस्पताल की स्थापना की है और दिल्ली में अस्पताल काम भी कर रहा है। देखा ये जा रहा है, जो अध्ययन है उस अध्ययन के अनुसार
कि जो आपको मालूम है कि कोरोना का जो संक्रमण है वो 2 किस्म के बैक्टीरिया से हो रहा है। एक तो सार्स कोविड 2 नाम का जो वायरस है और दूसरा मर्स नाम का जो वायरस है, जो मिडिल ईस्ट सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। ये 2 वायरसेस के लिए जिम्मेवार हैं। इन दोनों वायरसेस से संक्रमित लोगों में देखा ये जा रहा है कि जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, 70 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, और अगर उनमें कोमॉर्बिडिटी है तो फिर तो वो एक अलग मतलब निश्चित रूप से उनकी जटिलताएं एक अलग किस्म से हैं और वो उस पर तो ध्यान रखना ही चाहिए। लेकिन ऐसे लोग जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है और वो रिकवर कर गए हैं, उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। मैं एक चिकित्सक के नाते आपको ये बता सकता हूँ कि मेरी ही क्लिनिक में 3 ऐसे रोगी हैं जो संक्रमण से ठीक हो जाने के बाद उनका मुकम्मल उपचार हुआ, दिल्ली के आधुनिक अस्पताल में उनका उपचार हुआ, नॉर्मल हो गए और घर आ गए। घर आकर जो भी एक क्वारंटाइन की अवधि थी उसको पूरा कर लिया उन्होंने, और उसके बाद अपने किसी मित्र को प्लाज्मा डोनेट करने गए तो वहाँ पर जांच में वो फिर से पॉजिटिव पाए गए। तो ऐसे 3 मामले मेरे ही पास हैं और जिसका मैं अपने सिस्टम से यानी कि होम्योपैथिक तरीके से उपचार भी कर रहा हूँ और वो ठीक हैं। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, भारत की ICMR जैसी संस्थाओं के जो वार्निंग है उसके अनुसार तो मुझे ये लग रहा है कि आने वाले समय में हम लोगों को इस पर पूरी नज़र रखनी होगी। एक अध्ययन लैंसेट में अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है, वो ये कि कोरोना संक्रमण से ठीक हो जाने के बाद जो लोग हैं उनको ये हिदायत दी गई है इन स्वास्थ्य संस्थाओं की तरफ से कि वो तुरंत सर्जरी के लिए ना जाएं। 2 तरह की सर्जरी होती है। एक तो इसेंशियल सर्जरी है जो करना ही करना है, उसमें व्यक्ति के पास चॉइस नहीं होता, और दूसरा इलेक्टिव सर्जरी होती है जिसको कि हम टाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को आंखों का ऑपरेशन कराना है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है, तो उसको अगले 1-2 महीने के लिए टाला जा सकता है। लेकिन अगर किसी के हृदय में ब्लॉकेज है तो उसको तो तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसकी एंजियोप्लास्टी तुरंत करनी पड़ेगी। तो ऐसे जो इमरजेंसी सर्जरी है उसको तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन जो इलेक्टिव सर्जरी है जिसको कि हम स्वयं तय करते हैं कि हम घुटना बदलवा लेते हैं या हम आँख का मोतियाबिंद ठीक करा लेते हैं ऑपरेशन से, उसको टालना चाहिए। उस पर जो अध्ययन आया है वो ये कि कोविड-19 संक्रमण के बाद सर्जरी कराने पर पुरुषों में जो मृत्यु दर है वो 28.4 तथा महिलाओं में 18.2 है। यानी कि कोरोना संक्रमण के बाद अगर कोई सर्जरी, चाहे वो इलेक्टिव सर्जरी ही क्यों ना हो, अगर वो होती है तो उसमें मृत्यु दर बढ़ी हुई पाई गई है। आमतौर पर देखा यह गया है कि इलेक्टिव सर्जरी में जो मौत की दर है वो बहुत कम है, 1% के बराबर है। लेकिन कोविड-19 के खतरे से उबर जाने के बाद इलेक्टिव सर्जरी में भी जो मृत्यु दर है वो बढ़ गई है। वो तकरीबन 16 से 19% मतलब उसके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए हैं, बल्कि कई लोगों की तो मौत हो जाती है। कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में कई तरह के विवाद हैं जो मैंने आपसे अभी बताया। ये सब विवाद की ही बातें हैं। कई संस्थाएं इसको मान रही हैं, कई संस्थाएं इसको नहीं मान रही हैं। लेकिन WHO की जो WHO का एक स्वास्थ्य आपात कार्यक्रम है जिसको कि आप कह सकते हैं हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम, उसकी जो हेड हैं उनका नाम है मारिया वेन केरखोवे। इन्होंने कहा है कि कोविड-19 से प्रभावित कुछ लोगों में PCR पॉजिटिविटी कुछ हफ्तों तक रहती है, यानी कि वो तुरंत नेगेटिव नहीं होते। सिम्टम्स में सुधार हो जाता है, लेकिन उनका जो PCR टेस्ट है कोरोना संक्रमण को कंफर्म करने वाला टेस्ट, वो काफ़ी समय तक पॉजिटिव रहता है। कई मामलों में तो 20 दिन तक पॉजिटिव रहता है। तो इसलिए हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। चलते चलते एक छोटी सी बात और, अमेरिका की जो सबसे बड़ी संस्था है जिसको CDC बोलते हैं, यानी सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उसने भी यह सलाह दी है कि कोविड-19 के मामले में जितने भी कंफर्म और सस्पेक्टेड मरीज़ हैं उन पर नज़र रखी जानी चाहिए, उनका रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए और देखना ये चाहिए कि वो संक्रमित हुए या नहीं हुए। अगर उनमें संभावना भी है कोरोना संक्रमण के लक्षणों के आसपास की कोई स्थिति भी है, तो उनके फेफड़े, उनके हृदय और उनके शरीर के अंगों की जांच करते रहनी चाहिए कि कहीं उस पर कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा। तो मित्रों, आप देख रहे हैं कि यह एक छोटा सा वायरस जो शुरू में रहस्य के रूप में आया
और आज भी रहस्य के रूप में बना हुआ है, पूरी दुनिया को अपने प्रभाव में इस कदर जकड़े हुए है कि सारे दुनिया की आर्थिक गतिविधियां रुकी हुई हैं। हालांकि कई समझदार देश के समझदार नेताओं ने अपने देश की आर्थिक गतिविधियों को ठीक कर लिया। खुद चाइना ने अपनी आर्थिक गतिविधि को धीरे धीरे पटरी पर लाना शुरू कर दिया है। हमारे देश की हालत बहुत अच्छी नहीं है, हमारा जो ग्रोथ रेट है वो नकारात्मक है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि हम नागरिकों का भी एक कर्तव्य है कि हम इन सही जानकारियों को, प्रामाणिक जानकारियों को, और जो हमारी ऑथेंटिक संस्थाएं हैं जैसे WHO है भारत के लिए, ICMR है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर CDC है, इन सभी संस्थाओं के वेबसाइट पर जाकर सही जानकारी को इकट्ठा करें और जो संभावित खतरे हैं उसके बारे में अध्ययन करें। रादर कि हम वीडियो अपने व्हाट्सएप पर, हम अपने सोशल मीडिया पर अनावश्यक बकवास की चीज़ों को देखने में जो समय जाया करते हैं, वो समय हम इस तरह की सूचनाओं को इकट्ठा करके उन सूचनाओं को विश्लेषण करने, उन सूचनाओं से जानकारी लेने के काम में अपने आप को लगाएं, तो शायद हम में से भी कुछ समाधान निकल सकता है। हम में से कई लोग कुछ ऐसे सुझाव दे सकते हैं जिसको कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। मित्रों, ये सारी जानकारी मैं आप तक इसलिए पहुंचाता हूं कि यह एक संकट का दौर है और इस संकट के दौर में हम सब मिलकर, सारे नागरिक मिलकर इसका मुकाबला करेंगे तो निश्चित रूप से हम एक अच्छा रिजल्ट, एक कामयाबी की तरफ हम बढ़ सकते हैं। इस संकट के दौर में हम सबको एक रहना चाहिए। निश्चित रूप से जो इस बीमारी से बचाव के जो तरीके हैं उसका पूरा पालन करना चाहिए। फिजिकल डिस्टेंसिंग, मुंह को ढक के रखना, हाथ साफ करते रहना, इन सभी बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो निश्चित रूप से आप इस संक्रमण से बच सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार हम कुछ नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपका